नमस्कार दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। सामान्य वित्तीय लेखा नियम अपन पढ़ रहे थे और सामान्य वित्तीय लेखा नियम का अपन नियम संख्या 258 कर रहे थे। और दोस्तों नियम संख्या 258 की अपनी दो क्लास हो गई थी। आज की क्लास में अपन नियम संख्या 258 को कंप्लीट कर देंगे। दोस्तों थोड़ा बड़ा नियम था और समझाने के लिए मैंने इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड करके आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो सामान्य वित्तीय लेखा नियम का आप एक एक पॉइंट समझेंगे। आज की क्लास में अपन समाप्त कर देंगे इस नियम को। तो सबसे पहले दोस्तों, आप एक एक बात को आराम से समझते हुए चलना। स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपको समय उपलब्ध करा दूंगा। तो दोस्तों सबसे पहले दोस्तों नियम 258 में आगे जो पॉइंट्स हैं वो क्या हैं देखना। तो पॉइंट नंबर 1 सबसे पहले दोस्तों न्यायालय। दोस्तों अपन ने इससे पहले वाली क्लास में पढ़ा था कि राशि, जब कोई व्यक्ति राशि लेने के लिए नहीं आता है और न्यायालय में वाद दायर कर देता है तो उसे उन व्यक्तियों से संबंधित राशि को भूमि अवाप्ति की क्षतिपूर्ति वाली राशि को न्यायालय में जमा करा दिया जाता है। तो उसी राशि के संबंध में ये पॉइंट है। न्यायालय में जमा जो राशि कराई जाती है, जो राशि न्यायालय में जमा कराई जाती है, जमा कराई जाती है राशि, उसको निवेश किया जा सकता है दोस्तों। उसको इन्वेस्ट किया जा सकता है कहीं पर। उसको इन्वेस्ट, निवेश, आप निवेश का अर्थ आराम से समझ गए होंगे। इन्वेस्ट करना, उस राशि को निवेश करने के संबंध में धारा 32 व 33 के अनुसार, दोस्तों धारा 32 व 33 के अनुसार क्या किया जाएगा। न्यायालय प्लस रिजर्व बैंक, आरबीआई की सलाह पर से बातचीत करके या की सलाह पर कलेक्टर क्या करेगा, निवेश करेगा। तो आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा दोस्तों, ऐसी उम्मीद करता हूं। तो दोस्तों न्यायालय में अपन ने इससे पहले वाली क्लास में पढ़ा था नियम संख्या 258 के तहत यदि कोई पक्षकार क्षतिपूर्ति राशि जो भूमि अवाप्ति के संबंध में उसको दी जा रही है, उस राशि से वो सहमत नहीं है तो वो न्यायालय में वाद दायर कर सकता है। और वो व्यक्ति जब न्यायालय में वाद दायर करता है तो जो जो उसको दे राशि थी, जो उसको देना निर्धारित की गई थी भूमि की क्षतिपूर्ति के रूप में, वो राशि न्यायालय में जमा करा दी जाती है पीठासीन अधिकारी के पक्ष में। ऐसा अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था। तो जो राशि जमा कराई जाती है न्यायालय में पीठासीन अधिकारी के पक्ष में, उस राशि जमा राशि को का क्या किया जा सकता है, निवेश किया जा सकता है। इसका वर्णन किस में किया गया है, भूमि राजस्थान भूमि अवाप्ति अधिनियम 1932 और 33 में किया गया है। 1900 सॉरी राजस्थान भूमि अवाप्ति अधिनियम 1953 की धारा 32 और 33 में इसका वर्णन किया गया है। न्यायालय और आरबीआई दोनों से क्या किया जाएगा कि सलाह ली जाएगी या बातचीत की जाएगी। विचार विमर्श करके कलेक्टर इस राशि को क्या करेगा, निवेश करेगा, कर सकता है। दोस्तों ये आवश्यक नहीं है कि निवेश करे। अगर अल्प समय में अगर न्यायालय का फैसला आ जाता है तो इस राशि को निवेश नहीं किया जाता, लेकिन अगर लंबी प्रक्रिया चलती है तो इस राशि को निवेश किया जा सकता है। अब दोस्तों अपन दूसरा पॉइंट क्या देखेंगे। दोस्तों यदि
यदि भूमि अवाप्ति के लिए दोस्तों अलग से भूमि अवाप्ति अधिकारी नियुक्त नहीं किया जाता तो ये कार्य कौन करता है, अपन ये पहले पढ़ चुके हैं, कलेक्टर द्वारा किया जाएगा। तो कौन सी प्रक्रिया, तो कलेक्टर कौन सी प्रक्रिया अपनाएगा भूमि अवाप्ति के लिए, इस संबंध में यदि भूमि अवाप्ति के लिए अलग से भूमि अवाप्ति अधिकारी नियुक्त नहीं किया जाए तो कलेक्टर द्वारा प्रक्रिया अपनाई जाएगी। कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाएगी कलेक्टर के द्वारा? अगर भूमि अवाप्ति अधिकारी अलग से नियुक्त नहीं किया गया तो भूमि अवाप्ति का कार्य जिला कलेक्टर करेगा। और कलेक्टर के द्वारा कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाएगी? तो दोस्तों इस संबंध में ये नियम क्या कहता है, पूर्वानुसार जो कार्रवाई भूमि अवाप्ति अधिकारी करता था, अपन ने पढ़ा था कि फॉर्म प्रारूप कै में प्रारूप तैयार करेगा, सहायक प्रारूप तैयार करेगा ख में, डबल कै में, और रसीद दी जाएगी। वो संबंधित पूरी प्रक्रिया जो थी, वो पूरी प्रक्रिया जो थी, उस पूरी प्रक्रिया को निर्धारित कौन करेगा? कलेक्टर, जो पूरी प्रक्रिया का पालन करेगा। तो पूर्वानुसार कार्रवाई की जाएगी। प्लस में क्या किया जाएगा, प्रतियां मालेखाकार को पहले भी भेजी जाती थी, अब भी भेजी जाएंगी। दोस्तों प्रारूप कै का अपन विवरण कर रहे थे, वो भेज रहे थे, डबल कै सहायक विवरण भेज रहे थे, मालेखाकार उसका अंतर कर रहा था, अंतर की राशि को देख रहा था। और प्रारूप ख के अंतर्गत अगर न्यायालय द्वारा जो राशि निर्धारित की जाती थी उसका प्रारूप भेजा जाता था। दोस्तों राशि जमा कराई दी जाती थी, उसका प्रारूप डी में भेजा जाता। वो पूरी प्रक्रिया अपनाई जाएगी, कार्रवाई पूर्वानुसार की जाएगी। जिला कलेक्टर, अगर भूमि अवाप्ति अधिकारी नियुक्त नहीं किया गया तो जिला कलेक्टर भी पूर्वानुसार ही प्रक्रिया अपनाएगा, कार्रवाई करेगा, प्रतियां मालिकाकार को भिजवाएगा। और इस मामले में क्या होगा दोस्तों, उसमें क्या था, भूमि अवाप्ति अधिकारी को कोष जारी किए जाते थे भूमि अवाप्ति के लिए। तो अवार्ड के लिए, अवार्ड से यहाँ पे दोस्तों हिंदी तो अर्थ तो इसका पुरस्कार होता है, लेकिन अपन को इसका थोड़ा सा अलग अलग जगह पे अलग अलग अर्थ लेके चलना होता है। इसका अर्थ पुरस्कार होता है, यानी कि जो क्षतिपूर्ति दी जानी। तो अवार्ड के लिए तो दोस्तों क्षतिपूर्ति का भुगतान करना है, जहां पे भी भूमि अवाप्ति के लिए व्यय करना है तो वो कहाँ से, कोषागार से आहरण करेगा। अगर वो अलग से पृथक से भूमि अवाप्ति अधिकारी नियुक्त नहीं किया गया, उसको अलग से कोष जारी किए जाते थे, इसमें कोषागार में ही राशि जमा कराई जाती है। तो दोस्तों अब अगला पॉइंट ही अपन ने पॉइंट संख्या 2 देखा, अब पॉइंट संख्या 3 देखेंगे। यदि दोस्तों अपन ने पढ़ा था कि न्यायालय क्षतिपूर्ति के रूप में यदि भूमि दी जाती है, क्षतिपूर्ति, मान लीजिए क्षतिपूर्ति भूमि के बदले में भूमि दी जाती है, तो समायोजन दोस्तों मान लीजिए किसी व्यक्ति से, मान लीजिए कहीं से हाईवे बनना है, किसी कहीं से हाईवे बनना है या कोई सरकारी प्रोजेक्ट तैयार होना है, तो उस प्रोजेक्ट के लिए भूमि अवाप्त की गई है, लेकिन उस भूमि अवाप्ति की क्षतिपूर्ति के बदले में भी भूमि दी जा रही है, उसको कहीं दूसरी जगह पे भूमि दी जा रही है। सरकार को जब भूमि की आवश्यकता है वहां पे भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है, और सरकारी भूमि कहीं है वहां पर उसको दूसरी बदले में भूमि दी जा रही है, तो उसका समायोजन भूमि खरीदते समय ही करेंगे। मान लीजिए 5,000 रुपए डीएलसी रेट बोला जाता है दोस्तों, जो सरकारी रेट होता है, भूमि का सरकारी रेट जो निर्धारित होता है उसको डीएलसी रेट कहते हैं। तो डीएलसी रेट 5,000 रुपए किसी भूमि का, और दोस्तों उसको 2,500 रुपए डीएलसी रेट की भूमि सरकार द्वारा दी जा रही है, तो दोस्तों उसका यहीं पे समायोजन कर लिया जाएगा। 2,500 रुपए उसको नगद और दे दिए जाएंगे।
₹2500 उसको नगद दे दिए जाएंगे और ₹2500 की उसको भूमि का समायोजन कर दिया जाएगा, एडजस्टमेंट कर दिया जाएगा जो उसको दूसरी जगह पे सरकार द्वारा दे दी गई है। और उसकी भूमि का, उस व्यक्ति की भूमि का डीएलसी रेट 5000 था। सरकार द्वारा उसको जो उस भूमि के बदले में भूमि दी गई उसका डीएलसी रेट 2500 था, तो उसको ₹2500 और नगद दे दिए जाएंगे। तो समायोजन क्षतिपूर्ति का भूमि का समायोजन भूमि खरीदते समय ही कर दिया जाएगा। अगला पॉइंट ये कहता है, आपको समझ में आया होगा। और अब पॉइंट संख्या 4, यदि सरकार क्या करती है, भूमि अवाप्त करके क्रय करके किसी संस्था को दे देती है, तो दोस्तों वो कीमत संस्था से वसूली जाएगी। तो दोस्तों अगला पॉइंट क्या है, सरकार अगर भूमि किसी संस्था को दे देती है तो उसकी कीमत संस्था से क्या की जाएगी, वसूली की जाएगी। अगला पॉइंट यही कहता है दोस्तों। अब अपन ने ये कुछ पॉइंट्स देखे भूमि अवाप्ति के संबंध में, अपन ने कुछ पॉइंट्स देखे और आगे कुछ पॉइंट्स और देखते हैं दोस्तों। दोस्तों केंद्र सरकार के विभागों के लिए, या दोस्तों वित्तीय स्वायत्तता प्राप्त संस्थाओं, वित्तीय स्वायत्तता प्राप्त संस्थाओं के लिए उसके लिए अगर भूमि अवाप्त की जाती है तो दोस्तों कैसे क्या प्रक्रिया होगी उसके संबंध में। तो दोस्तों अगर केंद्र सरकार के विभागों के लिए और स्वायत्तता प्राप्त संस्थाओं के लिए अगर भूमि अवाप्त की जाती है तो भूमि अवाप्ति के नियम तो दोस्तों ये क्या कह रहा है, केंद्र सरकार के विभाग या वित्तीय स्वायत्तता प्राप्त किसी संस्था के लिए, जैसे स्थानीय निकाय किसी कॉरपोरेशन के लिए अगर भूमि अवाप्त की जा रही है तो उसके संबंध में भूमि अवाप्ति के नियम राज्य सरकार के नियम ही लागू होंगे वहां पर भी। यानी कि राजस्थान भूमि अवाप्ति अधिनियम 1953 ही लागू होगा। अगर राजस्थान में केंद्र सरकार के किसी विभाग के लिए भूमि अवाप्त की जा रही है, भूमि क्रय की जा रही है, केंद्र सरकार का कोई ऑफिस बनना है, केंद्र सरकार की कोई परियोजना है, विकास कार्य होना है और उस कार्य के लिए केंद्र सरकार अगर भूमि अवाप्त करती है तो उस मामले में भी राजस्थान के मामले में राजस्थान भूमि अवाप्ति अधिनियम 1953 ही लागू होगा। भूमि अवाप्ति के नियम राज्य सरकार के लागू होंगे इस मामले में भी। तो दोस्तों इस मामले में क्या किया जाता है, केंद्र सरकार से अग्रिम राशि प्राप्त करके कहां पे जमा करा दी जाती है, कोषागार में। भूमि अवाप्ति के संबंध में कोषागार में जमा करा दी जाती है। आवश्यकता पड़ने पर क्या किया जाता है, आहरण किया जाता है। और आहरण करने की सूचना किसको भेजते रहते हैं, महालेखाकार को। दोस्तों ये वो प्रक्रिया है, केंद्र सरकार से अग्रिम राशि प्राप्त कर ली जाती है, कोषागार में जमा करा दी जाती है, महालेखाकार को आहरण की सूचना भेजते रहते हैं। आवश्यकता अनुसार को राशि भूमि अवाप्ति में जब जितनी राशि की आवश्यकता होती है तो कोषागार में से राशि निकलवाते रहते हैं और उसकी सूचना महालेखाकार को भिजवाते रहते हैं। तो दोस्तों ये प्रक्रिया समझ में आई होगी। अब दोस्तों केंद्र सरकार कि भूमि अवाप्ति जो केंद्र सरकार है, इसकी भूमि अवाप्ति के संबंध में अपन पढ़ रहे हैं। तो राशि किसको अलॉट की जाती है, राशि जिला कलेक्टर को।
राशि जिला कलेक्टर को अलॉट की जाती है। भूमि केंद्र सरकार के लिए भूमि अवाप्त की जा रही है, तो ऐसे मामले में राशि किसको अलॉट की जाती है? जिला कलेक्टर को। अब दोस्तों, अब आगे के 2 पॉइंट हैं, बाकी नियम राज्य सरकार वाले जो अपन ने पहले पढ़े वही लागू होंगे। अवितरित राशि रह जाती है, अवितरित राशि रह जाती है, सिविल बुक में रखा जाएगा। तो उस राशि को किस में रखा जाएगा? अवितरित राशि है, मान लीजिए कोई राशि है जिसका वितरण नहीं किया गया है, जो राशि मान लीजिए भूमि अवाप्ति की गई थी, और भूमि अवाप्ति में कुछ किसान जिनकी भूमि गवर्नमेंट द्वारा अधिग्रहित कर ली गई, उनमें से कुछ व्यक्ति राशि का भुगतान प्राप्त करने नहीं आते हैं, और केंद्र सरकार के किसी कार्य के लिए भूमि अवाप्त की गई है, तो अवितरित राशि को सिविल बुक में रखा जाएगा, और ताकि मांगने पर तुरंत कोषागार से भुगतान। तो दोस्तों, सिविल बुक में राशि को रखा जाएगा। जब तक अवितरित राशि को सिविल बुक में रखा जाएगा, मांगने पर तुरंत भुगतान कर दिया जाएगा। कोई व्यक्ति अगर आता है तो भुगतान कर दिया जाएगा, क्लेम करने पर तुरंत भुगतान किया जाएगा। निर्धारित अवधि के बाद भी अगर कोई नहीं आता है दोस्तों, दोस्तों मान लीजिए सिविल बुक में कोषागार में राशि रखी हुई है, लेकिन 2 साल 3 साल बाद तक भी अगर कोई नहीं आता है, यानी कि निर्धारित अवधि जो निर्धारित की जाए भूमि अवाप्ति के तहत जो निर्धारित कर दिया जाएगा कि इस अवधि के बाद अगर कोई भुगतान प्राप्त करने नहीं आए, निर्धारित अवधि के बाद भी भुगतान प्राप्त करने नहीं आए, तो क्या करेंगे? केंद्रीय डिफरेंस विभाग में रख दी जाएगी। राशि को कहां पे रख दिया जाएगा? केंद्रीय डिफरेंस विभाग में रख दिया जाएगा, ताकि बिना अतिरिक्त स्वीकृति के राशि भुगतान हो सके। तो दोस्तों, अब अपन ने पूरी प्रक्रिया पढ़ी। अब मैं क्विकली आपको कुछ सेकंड में पूरी प्रक्रिया समझा दूंगा। आप मेरी वॉइस पर बिल्कुल ध्यान रखें कि मैं क्या बोल रहा हूं। दोस्तों, न्यायालय के संबंध में अपन ने पढ़ा था कल की क्लास में कि न्यायालय में जब कोई व्यक्ति, मान लीजिए किसी व्यक्ति को भूमि अवाप्ति के संबंध में जो राशि देना तय हुआ है, उस राशि से वो सहमत नहीं है, जो दोस्तों अपन किसी कार्य से सहमत नहीं होते, तो न्यायालय में जाएगा व्यक्ति, और न्यायालय में जाएगा तो जैसे ही व्यक्ति न्यायालय में जाता है, और जो तो उसको जो भूमि उसकी क्रय की गई है उसके लिए जो राशि देना निर्धारित किया था, वो राशि तुरंत न्यायालय में पीठासीन अधिकारी के पक्ष में हस्तांतरित कर दी जाएगी। यहाँ तक अपन ने कल पढ़ लिया था। तो न्यायालय में जो राशि जमा की जाएगी वो क्या किया जाएगा? निवेश। उसका निवेश धारा 32 और धारा 33 के तहत किस अधिनियम की धारा है? ये राजस्थान राज्य भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 32-33 के तहत न्यायालय और आरबीआई से सलाह करके जिला कलेक्टर उस राशि को क्या कर देगा? निवेश भी कर सकता है। यदि भूमि अवाप्ति के लिए अलग से भूमि अवाप्ति अधिकारी नियुक्त नहीं किया जाता है, तो अपन ऐसा पहले पढ़ चुके हैं, कलेक्टर द्वारा ये प्रक्रिया अपनाई जाएगी। अपन ने 2 पॉइंट देखे। कलेक्टर क्या करेगा? कलेक्टर को ये पूरी प्रक्रिया अपनाएगा तो वो भी वैसे ही कार्य करेगा जैसे भूमि अवाप्ति अधिकारी स्पेशली जो नियुक्त किया जाता था और जिसको कलेक्टर की शक्तियां प्रदान की जाती थी, वो जो प्रक्रिया अपनाएगा वही प्रक्रिया पूर्व अनुसार प्रक्रिया अपनाएंगे, कार्रवाई करेंगे। मालिकाकार को जैसे सूचना भेजते थे वैसे ही भेजेंगे। लेकिन अवार्ड के लिए राशि, यानी कि अवार्ड के लिए कोषागार से आहरण, यानी कि आहरण की बात कर रहा है तो अवार्ड का अर्थ यहाँ पे राशि से लगाया जाएगा। कौन सी राशि? जो उनको भुगतान की जानी है, क्षतिपूर्ति राशि, मुआवजा राशि को उनका के आहरण के लिए कोषागार से आहरण किया जाएगा। क्षतिपूर्ति दोस्तों, यदि भूमि
क्यों भूमि अधिग्रहण के बदले में सरकार के द्वारा अगर भूमि दी गई है किसान को, बहुत बार ऐसा होता है दोस्तों, कहीं राष्ट्रीय परियोजना किसी परियोजना के तहत भूमि अधिग्रहण की जाती है तो उनको बदले में कहीं दूसरी जगह भूमि दी जाती है। तो दोस्तों जो भूमि अधिग्रहण की गई है उसके डीएलसी रेट मान लीजिए 5,000 की किसान की भूमि अवाप्त की गई और 2,500 रुपये डीएलसी रेट की जानकर मूल्य, जिस भूमि का मूल्य 2,500 रुपये है, वो भूमि अगर उस किसान को दी गई है तो शेष राशि नगद में 2,500 रुपये उसको दे दी जाएगी। यानी कि क्षतिपूर्ति के रूप में अगर भूमि दी गई है तो समायोजन कब कब करेंगे, भूमि खरीदते समय उसका समायोजन करके उसको भुगतान कर देंगे। सरकार भूमि किसी संस्था को दे देती है, मान लीजिए किसानों से अधिग्रहण करके, जैसे अपने राजस्थान में रिको इंडस्ट्री एरिया डेवलप करता है तो रिको को गवर्नमेंट राज्य सरकार भूमि अधिग्रहण करके रिको को सौंप देती है, तो उस संस्था से भूमि की अधिग्रहण की राशि वसूल की जाएगी। अपन ने ये देखा, अब केंद्र सरकार अगर भूमि अवाप्ति करती है तो राशि जिला कलेक्टर को अलॉट की जाती है। दोस्तों भूमि अवाप्ति के नियम राज्य सरकार के ही लागू होंगे, केंद्र सरकार के लिए किसी विभाग के लिए भूमि अवाप्ति की गई है तो भी केंद्र सरकार से अग्रिम में राशि प्राप्त कर ली जाती है और समय समय पर हरण करते रहते हैं, महालेखाकार को सूचना भेजते रहते हैं। वो प्रक्रिया है। अवितरित राशि रहती है उसको सिविल बुक में रखा जाता है, जैसे ही मांगने आएगा तुरंत उसको कोषागार से भुगतान कर दिया जाता है। एक निर्धारित अवधि के बाद भी अगर कोई राशि लेने नहीं आता है तो राशि को कहाँ पे, सिविल डिफरेंस केंद्रीय डिफरेंस विभाग, केंद्रीय रक्षा विभाग में उस राशि को जमा करा दिया जाता है ताकि अतिरिक्त बिना बिना कोई स्वीकृति की राशि का भुगतान किया जा सके। तो दोस्तों ताकि भुगतान में विलंब ना हो, ये सरकार का एक नियम अपन ने पढ़ा भी था कि भुगतान में अनावश्यक विलंब नहीं होना चाहिए, ये अपन पहले पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों अब आपको आज की क्लास में मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आएंगे सभी पॉइंट। आप एक एक पेज का स्क्रीनशॉट ले लें, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4। तो दोस्तों आज की क्लास के साथ अपना नियम संख्या 258 कंप्लीट होता है। 3 क्लासों में अपन ने नियम संख्या 258 को देखा है, थोड़ा नियम बड़ा था। अब दोस्तों अपना अंतिम अध्याय शुरू करेंगे अगली क्लास में, जो कि सामान्य वित्तीय लेखा नियम का अंतिम अध्याय है। और जो अंतिम अध्याय है उसमें अपन 279 से नियम प्रारंभ करेंगे। एक छोटा सा अध्याय है दोस्तों, 2 से 3 क्लास, 3 से 4 क्लास मान लीजिए, अधिकतम 4 क्लासों के अंतर्गत अपन उसको कंप्लीट कर देंगे। धन्यवाद दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। दोस्तों जो अपन पढ़ा रहे हैं वो एक एक नियम आप समझते चलें, एक एक नियम को अगर आप याद करते चलेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके 25 में से 22 से 23 क्वेश्चन से कम सही नहीं होंगे। वहाँ पे 22-23 क्वेश्चन आप आराम से सही कर पाएंगे। आप एक एक नियम को समझिए और समझने के बाद उनको रट डालिए।